हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंस फॉर लोकल बॉडीज़ ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक पॉलिटी का पार्ट है और पॉलिटी जहाँ जहाँ भी रहेगी, फॉर इंस्टेंस मेंस की पॉलिटी, प्री की पॉलिटी या पीएसआईआर ऑप्शनल में, पबाड ऑप्शनल में या और किसी ऑप्शनल में जहाँ भी पॉलिटी रहेगी वहाँ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। अब लोकल बॉडीज़ जो है, इसमें हम दो तरीके के बॉडीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो पंचायत के लेवल पर फाइनेंसेस कैसे दिए जाते हैं, उनको कैसे डेलीगेट होते हैं और कैसे मैनेज होते हैं, और दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पे, मतलब कि एक रूरल लेवल पे और एक अर्बन लेवल पर। तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शंस हैं जो कि स्टेट के अंडर आती है, स्टेट के नीचे आती हैं, बेसिकली अंडर मीन्स बिलो द स्टेट आती हैं, बेसिकली नॉट अंडर, तो उसको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकल लोग अपनी लोकल बॉडीज़ को इलेक्ट करते हैं और वो लोकल बॉडीज़ जितने भी लोकल अफेयर्स होते हैं वो सारा मैनेजमेंट का काम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूनिसिपैलिटी में जो लोग इलेक्ट होके जाएंगे वो अर्बन लेवल पर सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब अपने लोकल में, और जितने लोग पंचायत में इलेक्ट होते हैं वो अपना विलेज लेवल पे सारी चीज़ें देखेंगे, मैनेजमेंट का काम। ठीक है, तो जितना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें रूरल और अर्बन गवर्नमेंट दोनों ही आते हैं। यहाँ पर दो तरीके की लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि पंचायत इन रूरल एरियाज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। मेयो का रेजोल्यूशन था 1870 का, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जब हमने पंचायत पढ़ा था। किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। तो उसमें हमने बात की थी फिनेंसेस की, कि कैसे डेलीगेट होते हैं और क्या बैकग्राउंड रहता है। तो मेयो का जो रेजोल्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। 1870 में मेयो के रेजोल्यूशन के द्वारा सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस का बाइफर्केशन हो गया था। तो प्रोविंसेस के पास गई थी बेसिकली जितना भी लोकल फाइनेंस होता है, तो प्रोविंसेस के पास ये अथॉरिटी थी कि वो अपने जितने भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं या कोई भी पैसे वैसे कम पड़ रहे हैं तो उसमें लोकल टैक्सेस लगा के अपने जो भी पैसे आपको कम पड़ रहे हैं उसको फाइनेंस आप कर सकते हो। यहाँ से लोकल फाइनेंस की स्टार्टिंग हो जाती है, बिगिनिंग होती है ये। अब रिपन का रेजोल्यूशन आया था 1882 का, इसने मेयो का जो रेजोल्यूशन था 1870 का उसको सपोर्ट दे दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जितनी भी लोकल बॉडीज थी उनको ये पावर दी गई कि आप कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज लगा सकते हो, ताकि आप अपना ही लोकली ही जो भी चीज़ें आपका मैनेजमेंट करना है आपको, वो आप अपने आप मैनेज कर पाओ। तो रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब एक्ट ऑफ 1919 आते हैं, जिसमें जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने पढ़े थे दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं वो आप कह सकते हो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है और वो इंडियंस को दे दिए गए थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे हुए थे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। और पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियसली रिजर्व सब्जेक्ट में आएगी, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स नहीं देते हम लोग को। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट जरूर बन गया था, बट स्टिल जो फाइनेंस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो रिजर्व सब्जेक्ट था। तो इसलिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना, आपने सिर्फ गवर्नमेंट चलाने की पावर तो दे दी बट फाइनेंस तो दिया ही नहीं। तो बिना पैसे के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कैसे होगा लोकल लेवल पर। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो रियल पावर्स थी वो इंडियंस के हाथ में कभी आई नहीं। अब एक्ट ऑफ 1935 आता है। अब जो पोर्टफोलियो फाइनेंस होता है उसको पॉपुलर मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में ही रखा जाता है, जो कि लोकल बॉडीज के द्वारा भी यूज किया जा सकता था। तो टैक्सेशन का डिमार्केशन होता है, प्रोविंशियल और लोकल फाइनेंसेस, ये जो डिमार्केशन था उसको हटा दिया जाता है। 1919 का जो एक्ट आया था ना, जिसमें हमने बात की थी ये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो डिमार्केशन होता है टैक्सेशन का, जो कि प्रोविंशियल और लोकल फाइनेंसेस में होता है, उसको अब 1935 के एक्ट के थ्रू हटा दिया जाता है। इसी वजह से फाइनेंशियल पावर जो है लोकल बॉडीज की उसको भी कर्ब कर दिया जाता है। अब लोकल बॉडीज के हाथ में ज़्यादा फाइनेंस रह नहीं गया, या फाइनेंशियल पावर्स अब रह नहीं गई है। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल बॉडीज कहाँ से आता है ये रेवेन्यू लोकल बॉडीज के पास? लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी सेल्स या फिर बाकी के जो टैक्सेस होते हैं, चार्जेस और फीस, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो ट्रांसफर करती हैं, इन सब जगहों से रेवेन्यू आता है लोकल बॉडीज का। रूरल लोकल गवर्नमेंट में कहाँ से आता है? तो पंचायत जो है हमारी कंट्री में कुछ तरीके से ये फॉलोइंग वेज हैं जहाँ से ये फंड्स रिसीव करती हैं। आर्टिकल 280 के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, सीएफसी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ऑल्दो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर अभी आएंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट अर्बन बॉडीज का नहीं डिस्कस किया था। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसको।
अब आर्टिकल 243 आए, ये प्रोवाइड करता है बेसिकली कि स्टेट गवर्नमेंट से जितना भी डेवल्यूशन होगा वो होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा आएगा लोकल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, पंचायत के पास। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे पैसा आएगा। तो दो जगहों से पैसा आ रहा है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। यूनियन गवर्नमेंट दे रही है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू, और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। फिर लोन्स और ग्रांट्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती हैं या कुछ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस रहता है जो कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन लोकल गवर्नमेंट को दिए जाता है कि कोई भी ऐसी स्कीम निकाली है ना, या फिर कोई सेंट्रल एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस दी गई, उस रिलेटेड पैसा दिया जाता है। या फिर उनके अपने इंटरनल रिसोर्स जनरेशन होता है कि जो भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज रहते हैं वहाँ से पैसा जनरेट होता है, वो चीज़ें रहती हैं। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कहाँ से आता है, तो देखो प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है कहीं भी गवर्नमेंट के पास, मैक्सिमम प्रॉपर्टी से आ सकता है, वो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो रेवेन्यू आता है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी से, एडवर्टीजमेंट से। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए जैसे कि यूज़र चार्जेस हैं, फीस है, बिल्डिंग परमिशन से या ट्रेड लाइसेंसिंग से, इन सब चीज़ों से अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे पैसा आता है। बाकी भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा आ सकता है, जैसे टैक्सेस होते हैं, फीस है, फाइन्स हैं, चार्जेस है, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती हैं जो कि हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स भी कहते हैं इनको। फिर आर्टिकल 243Y ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन सेटअप होनी चाहिए जो कि कुछ चीज़ों को रेकमेंड करेगी। क्या क्या होती हैं वो चीज़ें, कि टैक्सेस डिटरमाइन करना, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, ये सारी चीज़ें डिटर्मिनेशन करने के लिए, इनको डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंस कमीशन आएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें किसे असाइन की जाएंगी और किसके द्वारा अप्रोप्रिएट की जाएंगी, कौन मैनेज करेगा, म्यूनिसिपैलिटीज। और ये जो ग्रांट्स इन एड है म्यूनिसिपैलिटीज को, इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से दिया जाएगा। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर सारी ड्यूटी किसकी आ गई, फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का सेटअप करने की बात की। फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अब, कि ऑब्वियसली अभी अगर इतना स्मूथ प्रोसेस चल रहा होता तो इतनी प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं ना, बट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है लोकल गवर्नमेंट्स का। तो क्या इशूज आते हैं, तो सबसे पहला इशू है लो लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंडिया के केस में जो लोकल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का सिर्फ 2% ही है, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम बाकी मेजर इकोनॉमीज की बात करते हैं, जैसे चाइना है, उस वहाँ पर 11% है, ब्राज़ील 7% है, तो उस उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है लोकल गवर्नमेंट का वो काफ़ी कम आता है, हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। ज़्यादातर लोकल बॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा अपने एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहती हैं फंडिंग के लिए, तो वो अपने खुद के फंड्स खुद से अब इंटरनल सोर्सेज से जनरेट नहीं कर पाती है। फिर जो रीसेंट स्टडीज़ है उन्होंने ये भी देखा है कि 80 to 95% रेवेन्यू जो है हमारा वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ही आता है। पर्टिकुलरली स्टेट अगर कोई लोन या ग्रांट देती है या यूनियन गवर्नमेंट लोन ग्रांट देती है तो वहीं से आता है हमारा पैसा जनरली। फिर इनसफिशिएंट ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ऑल्दो यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो काफ़ी अच्छे खासे रिकमेंडेशंस करती है, बट एक्चुअल जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स है वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस तो बहुत की गई हैं, बट इन रियलिटी काम इतना नहीं किया गया है, फंड्स का डेवल्यूशन नहीं हो पाया है, लोगों के पास पैसा नहीं है लोकल बॉडीज़ के पास। इसी वजह से लोकल बॉडीज़ की नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट यूनियन टैक्सेस का 5% से ज़्यादा तो लोकल गवर्नमेंट्स को मिलता ही नहीं है। फिर ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन भी रहता है। अब जो कंप्लीट कंट्रोल है कि फंड्स को कैसे स्पेंड किया जाएगा, कहाँ जाएंगे फंड्स, उनका स्पेंडिंग कैसे होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड ऑफिसर्स, मतलब कि जो IAS वगैरह कैडर के लोग हो गए, इनके पास दे दिया जाता है। जबकि देना किसको चाहिए यहाँ पर, इनके हिसाब से लोकल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, उनके पास पैसा जाना चाहिए। बट उनके पास ना जाकर पैसा जाता है जो भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं। इसी वजह से अभी कंप्लीट कंट्रोल जो है फंडिंग पे वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स के हाथ में ही रहता है, लोकल बॉडीज़ के हाथ में अभी भी नहीं है।
अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मेशन है उसमें भी डिले हो जाता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट को हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी चाहिए, बट 2019 तक भी जब छठी स्टेट फाइनेंस कमीशन बन जानी चाहिए थी, तब भी स्टेट्स जो है, ज़्यादातर स्टेट्स थर्ड या फिर फोर्थ कमीशन ही बना रही थी। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी तक 2019 में सिर्फ एक ही स्टेट फाइनेंस कमीशन अभी तक क्रिएट हुई थी। फिर पब्लिक बैकलैश से भी लोग डरते हैं, क्योंकि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स होती है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट करने में थोड़ा सा घबराती हैं कि यूज़र चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस अगर हम कलेक्ट करने लग गए तो हो सकता है कि लोग हमें गालियां देना शुरू कर दें, और उससे हमारे इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो भी खराब हो सकते हैं, लोग हमें वोट ना दें फिर, हो सकता है ना। तो इसी वजह से वो इसी में खुश हैं कि आप लोग पैसा रखो अपना और टॉप डाउन प्रोग्राम चलाते रहो और हम इम्प्लीमेंट करके देंगे, जिसमें हम जितने भी इलेक्टर्स हैं या लोकल पॉपुलेशन है उनकी भी हम गुड बुक्स में रहेंगे और हम अपना इलेक्शन भी जीतते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कंडीशनैलिटीज एज एन इम्पेडिमेंट। अगर आप फंड्स का डेवल्यूशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो आपकी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक यूजेस होते हैं जिससे आप बाधित होते हो, बेसिकली बंधे हुए होते हो, कि बाइंडेड होते हो आप उससे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई बंदा फंड्स दे रहा है तो वो आपको बताएगा कि आप यहाँ ही फंड्स यूज कर सकते हो, सो दैट आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए फंड्स ना यूज कर लो। इसलिए फंड्स का डेवल्यूशन भी कुछ कंडीशंस के साथ आता है, उसमें कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच्ड होती है उसके साथ कि आप इन फंड को इसी तरीके से यूज करोगे। इसी वजह से ये एक आप कह सकते हो एक हर्डल भी है और एक पॉजिटिव भी आप इसको मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो, दोनों तरीके के नजरिए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है उसकी वजह से कि लोकल नीड्स जहाँ पर पूरी होनी चाहिए थी, तो ये नेगेटिव अगर आप पॉइंट से देखते हो तो जहाँ पर अभी मान लो अगर कोई लोकल नीड पूरी होनी चाहिए थी, मान लो अभी किसी को ज़रूरत है कि यहाँ पर ड्रेनेज का इशू हो गया, तो हो सकता है वो पहले करवाना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट पे काम शुरू हो गया, क्योंकि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम निकाली है और उस पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि ड्रेनेज को छोड़ दिया। तो ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको छोड़ के एम्प्लॉयमेंट पे काम शुरू हो गया। तो अब इम्पॉर्टेंट तो दोनों है, बट अभी इमीडिएटली कंसर्न क्या है, पर सिंस पैसा उसके लिए नहीं मिला है इस वजह से उसको ड्रेनेज के लिए यूज़ नहीं कर पाए। तो एक एग्जाम्पल है बेसिकली कि लोकल नीड पे काम ना करके मेन प्रायोरिटी जो है वो उन स्कीम्स को दी जाती है जो कि ऊपर से बताई जाती है, मतलब यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है कि प्रॉपर्टी टैक्स का रैशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे मेजर सोर्सेज ऑफ लोकल रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड में जो रहा है वो प्रॉपर्टी टैक्स से ही आता है। प्रोफेसर ओपी माथुर ने एक रीसेंट स्टडी में ये माना है कि जो शेयर होता है प्रॉपर्टी टैक्स का जीडीपी में, वो 2002 से 3 से काफ़ी डिक्लाइन होता जा रहा है। इसी वजह से जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी टैक्स रेजीम को और रैशनलाइज कर पाएँ और एनहांस करें। फिर जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये जो स्कीम है, तो इसमें ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्कीम आई थी ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए आई थी। तो यहाँ पर क्या था कि ये लोकल गवर्नमेंट्स को असाइन हो जानी चाहिए, सो दैट वो अपने ये जो फंड्स हैं वो अपनी लोकल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करके फंड्स अपने स्पेंड कर पाएँ, ना कि उन एरियाज में स्पेंड करें जो कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल या अर्बन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है तो उसी में ही अर्जेंटली स्पेंड होने चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में बेसिक टॉयलेट्स बनाना है या बेसिक आपके हाइजीन के इश्यूज करना रिजॉल्व करना है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन कोई और आप कैंपेन चला रहे हो उसके लिए। तो लोकल लोग जो है खुद ही अपनी नीड्स को समझें और वो पैसा अपनी नीड्स के हिसाब से यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, वो चीज़ है। फिर टाइमली फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस। सिंस स्टेट फाइनेंस कमीशंस के फॉर्मेशन में इतना डिले होता है तो सभी स्टेट्स को ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट करें। जितने भी मेंबर्स ऑफ एमिनेंस या कॉम्पिटेंस है उनके साथ मिलकर स्टिपुलेटेड टाइम में, एक असाइन टाइम में ये अपनी SFCs बनाएं, स्टेट फाइनेंस कमीशंस बनाएं, और अगर आप नहीं बना पाते हो तो उसमें आपके ऊपर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। फिर इंक्रीज इन फंड्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट से दोनों जगह से हमें फंड्स काफ़ी कम मिलते हैं, इसी की वजह से हमारे पास लोकल लेवल पर फंड्स बहुत कम आते हैं। अब फंड्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी बहुत स्लो होगा, स्मूथ नहीं हो पाएगा, और लोकल लेवल पे डेवलपमेंट वैसे ही ग्रास रूट लेवल पे
बेकार रह जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करते हो, जो भी आप गवर्नमेंट फंडिंग लोकल बॉडीज़ में अलॉट होती है थोड़ा सा आप इंक्रीज करते हो, या फिर लोकल बॉडीज़ को जीएसटी रेवेन्यू का एक पोर्शन अगर आप असाइन कर देते हो, तो उससे क्या है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बना देगा ये चीज़ लोकल बॉडीज़ को भी। फिर नेक्स्ट है टैपिंग लैंड वैल्यू। अब आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव मेजर्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जीआईएस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ड्रोन्स यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जो हिडन इकोनॉमिक वैल्यू है लैंड की एज अ रिसोर्स, वो आप टैप कर सकते हो। तो जो लैंड वैल्यू है इसको लोकल बॉडीज़ के थ्रू मोनेटाइज किया जा सकता है यूजिंग बेनिफिट चार्जेस, जैसे कि इम्पैक्ट फीस हो गया या बेटरमेंट लेवाई हो गया। ठीक है, तो ये सब चार्जेस, बेनिफिट चार्जेस यूज करके ये जो लैंड वैल्यू है इसको मोनेटाइज किया जा सकता है लोकल बॉडीज के थ्रू। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए लोकल बॉडीज की। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बढ़ सकती है? फाइनेंशियल प्लानिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके लोकल बॉडीज की बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव और इन्हांस की जा सकती है। अब कंक्लूजन में हम यही मानते हैं कि लोकल बॉडीज जो है वो अभी लीडर्स, प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स एमर्ज होते जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, और ये उनका एग्रीगेशन, उनके अचीवमेंट्स का एग्रीगेशन ही नज़र आता है, जो कि एक इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह एक्ट करता है, जिससे इंडिया जो है वो नेशनल लेवल पे एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे अपने जितने भी टारगेट्स हैं वो ट्रू स्पिरिट में उसको रियलाइज कर पाए और लोकल टू ग्लोबल ट्रांजिशन हम इंडिया को देख पाए। ठीक है, तो यही है आपका टॉपिक कि जिसमें आप फाइनेंस की हम लोग ने बात की लोकल गवर्नमेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल्सो दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। टॉपिक लिस्ट आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। GS2 के अभी हम टॉपिक सारे पढ़ रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो मेंस के लिए। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो ये छोड़ के आपको नहीं जाना है। बाकी कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।